Now, voluntary revision और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स जो हैं वो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना सकते हैं कितने पीरियड के लिए? फॉर द लास्ट 3 years के लिए। किसका परमिशन लेने के बाद? एनसीएलटी का परमिशन लेने के बाद। अगर उनको लगता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो सेक्शन 129 या 134 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, अब जब सेंट्रल एनसीएलटी के पास ऐसी एप्लीकेशन आएगा तो एनसीएलटी क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस देगा एंड उनके रिप्रेजेंटेशन को भी कंसिडर करेगा वाइल इशूइंग द ऑर्डर। अब यहाँ पे जब हम लोग रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज डाटा सपोर्ट करते हैं तो हम लोग कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? मैक्सिमम वंस। फर्दर क्या लिखा है? दैट अपने को डाटा में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने क्यों रिविजन किया है एंड जो भी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा सपोर्ट दैट हैव टू बी फाइल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज विद आरओसी। क्लियर? अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट नीड टू बी साइन, इट नीड टू बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड साइन कौन करेगा? साइन उसको चेयरपर्सन करेगा अगर बोर्ड ने उसको ऑथराइज किया, और अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए एंड इसके अलावा और कौन साइन करेगा? सीईओ साइन करेगा, सीएफओ साइन करेगा एंड कंपनी सेक्रेटरी। एंड ओपीसी में इट नीड टू बी साइन बाय एनी वन ऑफ द डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू द ऑडिटर। इसका मतलब साइन कौन कर रहा है? कंपनी में 2 डायरेक्टर, चेयरपर्सन साइन करेगा या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे प्लस सीईओ, सीएफओ एंड सीएस साइन करेगा एंड ओपीसी में 1 डायरेक्टर विल साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जब मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुआ तो मेंबर्स को जब हम लोग नोटिस देते हैं तो नोटिस में और क्या दिया जाता है? एक फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड, और कितने दिन पहले दिया जाएगा? एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पे अगर कंपनी 21 days बिफोर नहीं दे सकता देन इट नीड टू बी, यू हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द मेंबर। अच्छा, कितने मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा? 95%। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो बाय दोज मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा जिनका पास 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल होगा एंड अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है देन द कंसेंट हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम 95% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट मेंबर्स होल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को जब जनरल मीटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल मीटिंग में जब कंपनी नोटिस देता है, नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? 21 क्लियर डेज पहले। तो आपको 21 क्लियर डेज साथ ही अपने को और क्या दे देना चाहिए? फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया तो कंपनी को मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। कितने मेंबर्स का कंसेंट? जिनके पास 95% वोटिंग राइट है। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा आरओसी में। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म AOC 4 एंड ये कंपनी का अकाउंट्स हुआ एंड इसके अलावा फॉर्म AOC 4 आपको now so they have to file form AOC 4 CFS. Now what is CFS? Consolidated financial statement and that have to be filed with ROC कितने दिन के अंदर? 30 days from the date of AGM। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर वो AGM में अडॉप्ट नहीं हुए या तो AGM एडजन हो गया तो यहाँ पे what is required that financials have to be submitted to ROC कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days of AGM एंड देन आपको प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा एंड जब आपका फाइनेंशियल अडॉप्ट होगा तो वापस आपको ROC में फाइल करना पड़ेगा। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड, जब कंपनी एडजन AGM करेगा तो एडजन AGM के 30 days के अंदर फाइनेंशियल्स हैव टू बी सबमिटेड। अब 1% कंपनी में AGM नहीं होता तो उसका फाइनेंशियल कितने दिन में सबमिट किया जाता है? 180 days from the end of the financial year. Not only that, company have to submit the accounts of the subsidiaries situated outside India. And अगर subsidiary के अकाउंट्स को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है एज पर द लॉज ऑफ द ओवरसीज कंट्री, तो जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं दैट नीड टू बी सबमिटेड। व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट सिंपल वर्ड्स में वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अपने को जो भी कंपनी का फाइनेंशियल है एंड सब्सिडरी का फाइनेंशियल है दैट हैव टू बी फाइल्ड विद आरओसी कितने दिन के अंदर? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। क्लियर?
नाउ इफ यू सी दिस थिंग, नाउ इसको कैसे डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फाइल विद आरओसी में अगर एजीएम हुआ तो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस अदर डॉक्यूमेंट जो है, अगर एजीएम हुआ और फाइनेंशियल्स अडॉप्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अपने को 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम अपने को फाइनेंशियल फाइल करना पड़ेगा आरओसी में। कौन से फॉर्म में, एओसी 4 एंड एओसी 4 सीएफएस। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड अगर अनअडॉप्टेड, अगर अडॉप्ट नहीं हुआ या एजीएम एडजन हो गया तो जो प्रोविजनल फाइनेंशियल्स है वो फाइल करना पड़ेगा। प्लस जब एडजन एजीएम होगा तो एडजन एजीएम होने के बाद जहाँ पे अकाउंट्स को अडॉप्ट करेंगे उसके 30 डेज के अंदर अपने को फाइनेंशियल्स को फाइल करना पड़ेगा आरओसी में। अगर एजीएम हुआ ही नहीं तो यहाँ पे अपने को जो प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब अपने को फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द रीजन कि एजीएम नहीं हुआ है। एंड दैट हैव टू बी फाइल, कि कहाँ पे फाइल करेंगे, आरओसी में। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम। अब अगर ओपीसी है तो ओपीसी में देर इज नो एजीएम एज आई सेड, तो आपका फाइनेंशियल हैव टू बी सबमिटेड कितने दिन के अंदर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी में सब्सिडरीज का है तो अपने को आरओसी में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। प्लस अगर सब्सिडरी के अकाउंट्स को भी अपने को अटैच करना पड़ेगा। अब अगर सब्सिडरी का अकाउंट्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर सब्सिडरी के अकाउंट्स को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ओवरसीज सब्सिडरी, तो वहाँ पे आपको ये अटैच करना पड़ेगा कि सब्सिडरी के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराना, ये स्टेटमेंट भी फाइल करना, मेंशन करना पड़ेगा। एंड अगर वो अकाउंट्स किसी और लैंग्वेज में है तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। Copy this part. So I believe this much part being copied. Copy this part. So I believe this part being copied. Now copy this part. चलिए, तो दिस पार्ट being copied. अब देखो, अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड विद रिस्पेक्ट टू XBRL। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉलोइंग कंपनीज को XBRL में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा एंड दे हैव टू फाइल AOC 4 XBRL। व्हाट इज AOC? अकाउंट्स का फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC। हम लोग कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? AOC 4 एंड AOC 4 CFS। लेकिन इन कंपनीज को XBRL में फाइलिंग करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? पहला वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे इन इंडिया एंड उनकी इंडियन सब्सिडरीज। सेकंड वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है। थर्ड वो कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है। प्लस अदर क्लास ऑफ कंपनीज जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करते हैं। इन सब कंपनीज को XBRL में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बट देर आर सर्टेन कंपनी जिनको XBRL में फाइलिंग नहीं करना होता। कौन कौन सी कंपनी है? NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। थर्ड, कंपनीज इंगेज इन बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। इन कंपनीज को XBRL में फॉर्म फाइल नहीं करना है। व्हाट इज बीइंग सेड दैट नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर एक बार एक कंपनी XBRL के पैटर्न में आ जाता है, मान लो मेरी कंपनी का टर्नओवर जो है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ और मोर। अगर मेरा फाइनेंशियल 100 करोड़ और मोर हो गया एक साल का एंड उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरा टर्नओवर 100 करोड़ नहीं है तो भी मेरे को XBRL अगर एक बार चालू हो गया तो फिर मेरे को आगे के फाइनेंशियल भी XBRL फॉर्मेट में ही फाइल करने पड़ेंगे। फर्दर क्या लिखा है कि जो कंपनीज अर्स्टवाइल XBRL रूल में थे दे ऑल्सो नीड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर XBRL। अब ये XBRL है क्या? XBRL इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। मतलब हम लोग जब फॉर्म फाइल करते हैं तो जब हम लोग फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग विद ROC, सो वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल एज पर द टैक्स। ना वो जो टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड XBRL। तो सिंपल XBRL में दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला, कौन सी कंपनीज को XBRL में फॉर्म फाइल करना है? तो ये 4 कंपनीज हैं लिस्टेड इन इंडिया एंड देयर सब्सिडरीज इन इंडिया।
पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, प्लस वो कंपनी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सी कंपनी को एसबीआई में फॉर्म फाइलिंग नहीं करना है? NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर XBRL। क्लियर? सो XBRL क्या है? इट इज अ लैंग्वेज, it is a way of preparing the financial statement and filing the same with ROC. Now the next is called NFRA. Now what is NFRA? National Financial Reporting Authority. अच्छा, NFRA के आने से पहले जो अथॉरिटी थी उसका नाम था नाका, दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब NFRA जो है वो बेसिकली किस चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए एंड एनफोर्स करने के लिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड ये देखने के लिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS, दोज प्रोफेशनल्स आर डूइंग प्रॉपर कंप्लाइंसेस और नॉट। एंड ये एक कॉजी जुडिशियल बॉडी है जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग मैटर्स को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे NFRA जो है वो अपने रिकमेंडेशन देता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फाइनल रिकमेंडेशंस को फॉलो बनाता है। अब अगर आप NFRA के डिसीजन से खुश नहीं हो, अगर NFRA ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाया और आप उससे खुश नहीं हैं, देन यू कैन ऑलवेज मेक एन अपील टू NCLAT। अच्छा, यहाँ पे NFRA जब फाइनेंशियल्स को देखता है, एंड इफ दे फाइंड दैट द फाइनेंशियल्स आर नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ है, अकाउंटिंग सब फॉलो नहीं हुआ है, तो NFRA उस ऑडिटर के ऊपर, उस प्रैक्टिसिंग CA फर्म के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। कितनी पेनल्टी लगा सकता है? अगर इंडिविजुअल है तो पेनल्टी कितनी हो सकती है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम जो उसने फीस रिसीव किया उसका 5 टाइम। अगर फर्म है तो मिनिमम 5 लाख, एंड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। इसके अलावा NFRA उस ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर एंड अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डिबार कर सकता है कि वो फाइनेंशियल्स को ऑडिट नहीं करेगा। they can also say that they have to conduct the valuation because कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है, so they can always order for conducting the valuation, एंड उनको डिबार कर सकता है, वो वैल्यूअर के रूप में काम नहीं कर सकते। कितने पीरियड के लिए? मिनिमम 6 मंथ्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, जो कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 10 ईयर्स तक। इसका मतलब अगर आज किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में फ्रॉड हुआ तो NFRA उस CA फर्म को डिबार कर सकता है। किसी वैल्यूअर ने वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं किया तो NFRA उसको डिबार कर सकता है। कितने पीरियड के लिए? मिनिमम 6 मंथ से लेके मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। एंड अगर आप NFRA के डिसीजन से खुश नहीं हो, देन यू कैन ऑलवेज मेक एन अपील टू NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। दिस इज योर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स। क्लियर? अच्छा, अकाउंट्स में एक और सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन 135, जो कि नथिंग बट CSR है, विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड CSR। क्लियर? सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर। अब यहाँ पे ऑडिटर कौन बन सकता है? तो ऑडिटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑडिटर एक फर्म भी हो सकता है, ऑडिटर एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। जब हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे LLP को कवर करते हैं। याद रखना, कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकता। सी व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी एन ऑडिटर एक्सेप्ट LLP, विच मीन्स दैट LLP इज बेसिकली having all the features of body corporate, but LLP can be an auditor. तो individual can be an auditor, a firm can be an auditor, and LLP can be an auditor. Though LLP is having all the features of body corporate, but LLP can be an auditor. तो यहाँ पे disqualification में एक auditor कौन नहीं बन सकता? देखो यहाँ पे body corporate auditor नहीं बन सकता except LLP. What does that mean? It means that LLP can be an auditor, though it is having all the features of बॉडी कॉर्पोरेट। सेकेंड थिंग क्या लिखा है? जो कंपनी का ऑफिसर्स या एम्प्लॉय है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यहाँ पे वहाँ पे एक नोट लिखना, इसमें लिखना इट इंक्लूड बोथ पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम ऑफिसर स्लैश एम्प्लॉय। ना थर्ड यहाँ पे दिया है कि अगर कोई पर्सन पार्टनर या एम्प्लॉय है किसका? ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसके अलावा वो पर्सन या तो उसका कोई रिलेटिव और पार्टनर जिसके पास कंपनी के सिक्योरिटी है, या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी की सिक्योरिटी है, एसोसिएट कंपनी की सिक्योरिटी है, या तो सिस्टर कंसर्न की सिक्योरिटी। कितनी सिक्योरिटी है?
ऑफ द फेस वैल्यू मोर देन 1 लाख, तो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, अगर मान लो आप ऑडिटर बन गए और उसके बाद आपने सिक्योरिटी एक्वायर किया या आपके रिलेटिव ने सिक्योरिटी एक्वायर किया, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। अगर 60 डेज में आपने अपनी सिक्योरिटी को कम नहीं किया, देन द पर्सन सीज टू बी द ऑडिटर। इसके अलावा अगर उस पर्सन के ऊपर लोन है, कितना लोन है, मोर देन 5 लाख रुपीज़ का, किससे लोन लिया है, कंपनी से, या तो उसकी सब्सिडरी कंपनी से, या तो उसके होल्डिंग कंपनी से, या तो एसोसिएट कंपनी से, या तो सिस्टर कंसर्न से, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर उस पर्सन ने या तो उसके रिलेटिव या पार्टनर ने गारंटी या सिक्योरिटी दिया है, कितने वैल्यू का गारंटी सिक्योरिटी दिया है, मोर देन 1 लाख। अच्छा, यहाँ पे गारंटी सिक्योरिटी किसको दिया है, कंपनी को, सब्सिडरी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को, या तो सिस्टर कंसर्न को। या तो उस पर्सन का बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है मतलब उसमें कंपनी के साथ कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है, कंपनी के साथ, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी के साथ, तो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। अब यहाँ पे हम लोग जब बिजनेस रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अगर कोई रिलेशनशिप आर्म लेंथ बेसिस पे है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो परमिटेड सर्विसेज है, तो उसको बिजनेस रिलेशनशिप में कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टर का रिलेटिव है, या तो वो पर्सन कंपनी में एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयमेंट एज ए डायरेक्टर और केएमपी, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं और है, तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर वो ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिटर है, तो फिर वो और नई कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। इसमें जब हम लोग 20 कंपनीज की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी कंपनी को कंसिडर नहीं करते, 1% कंपनी कंसिडर नहीं होता, डॉर्मेंट कंपनी कंसिडर नहीं होता, स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं होता, या तो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ से, उन इन 4 कंपनीज को 20 कंपनीज की लिमिट में कंसिडर नहीं करते। फर्दर क्या लिखा है कि अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया था जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और 10 साल अभी इलैप्स नहीं हुए, तो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर उस पर्सन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी को अगर प्रोहिबिटेड सर्विसेज दिया है अंडर सेक्शन 144, तो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है। अब देखो, कंपनी में ऑडिटर कितने दिन में अपॉइंट किया जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप इंडिविजुअल को अपॉइंट करो या फर्म को अपॉइंट करो, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और अगर कंपनी फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाता, देन मेंबर्स को 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहेगा, टिल फर्स्ट एजीएम। अब यहाँ पे फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स जो है वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, हु विल होल्ड द एज एन ऑडिटर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम अंटिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया, 5 साल के लिए। एंड उसके बाद एवरी 6th एजीएम में, एवरी 6th मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसी को कंपनी रीअपॉइंट कर सकता है एज एन ऑडिटर, अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अगर उसने कंपनी को एक रिटन कंसेंट दिया है दैट ही इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एंड व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर स्पेशल उसमें पास नहीं किया गया है, वेयर बाय इट इज एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाइड कि इसको हम अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट हम ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, 2 बातें होंगी। कंपनी, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी है या तो कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। एंड देन ऑडिट कमेटी क्या करेगा, वो अपना रिकमेंडेशन कंपनी के बोर्ड को देगा, बोर्ड उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा एंड अपना रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन शेयर होल्डर को देगा एंड शेयर होल्डर एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली रिकमेंडेशन शेयर होल्डर को देगा। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है और ऑडिट कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया लेकिन बोर्ड ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी को वापस उनका रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेंगे, सेइंग दैट कि उनका रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दे हैव टू मॉडिफाई द रिकमेंडेशन। अब इस पॉइंट पे 2 बातें होंगी, या तो ऑडिट कमेटी उस
मॉडिफिकेशन करके रिवाइज रिकमेंडेशन देगा या तो ऑडिट कमेटी रिवाइज रिकमेंडेशन नहीं देगा। अगर ऑडिट कमेटी रिवाइज रिकमेंडेशन देता है तो बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगा और मेंबर को फॉरवर्ड करेगा। अगर ऑडिट कमेटी रिवाइज रिकमेंडेशन नहीं देता तो बोर्ड वहां पे एक रिजोल्यूशन पास करेगा सेइंग दैट कि उन्होंने ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया है एंड दिस इज देयर फाइनल डिसीजन विच दे विल फॉरवर्ड टू द मेंबर। मतलब अल्टीमेटली डिसीजन चलने किसका वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को अगर बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया देन दिस नीड टू बी मेंशन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट कि ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था एंड क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था, दैट हैव टू बी मेंशन बाय द डायरेक्टर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब देखो, अब इसको ना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया गया है कि कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, सेकेंड केस में कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। अब अगर कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी ऑडिटर के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को कंसिडर करेगा और अगर उसको लगता है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंपनी के साइज एंड कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है तो ऑडिट कमेटी इंफॉर्मेशन मांगेगा प्रपोज ऑडिटर से अबाउट कि वो किस किस कंपनी में ऑडिटर है, क्या वो ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है, विलिंग है, दोज डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है देन बोर्ड विल आस्क दिस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी अपना रिजोल्यूशन पास करेगा एंड बोर्ड को अपना रिकमेंडेशन देगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो मेंबर क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करेंगे और डायरेक्टली मेंबर्स को अपना रिकमेंडेशन देंगे। अल्टीमेटली याद रखना सीक्वेंस कैसे है, पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा और मेंबर को देगा। अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट मेंबर करेगा लेकिन रिकमेंडेशन बोर्ड के साइड से आएगा। अब अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को बोर्ड ने एग्री किया तो बोर्ड वही रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देगा मेंबर को, और अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को बोर्ड ने एग्री नहीं किया तो बोर्ड ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को वापस भेज देगा स्पेसिफाइंग द रीजन कि उन्होंने क्यों रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ऑडिट कमेटी जो है ना, अगर वो बोर्ड के डिसीजन को बोर्ड के जो रीजन है रिफ्यूजल को लेके अगर वो रिवाइज रिकमेंडेशन देता है या तो रिवाइज रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर ऑडिट कमेटी रिवाइज रिकमेंडेशन देता है तो वो बोर्ड को फॉरवर्ड किया जाएगा और बोर्ड उसको फॉरवर्ड करेगा मेंबर्स को, और अगर ऑडिट कमेटी रिवाइज रिकमेंडेशन नहीं देता तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा विद द रीजन कि उन्होंने बोर्ड ऑडिट कमेटी के रिवाइज रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया है एंड देन दे विल फॉरवर्ड द सेम टू द मेंबर्स। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। अब ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। कॉपी दिस much part being copied. Copy this part. So will this much part being copied. Now copy this part. So will this much part being copied. Now copy this part. बस इतना ही है। Copy fast. So this is the flowchart with respect to manner of appointing auditor. Now अब देखो, अब यहाँ पे जब हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो ऑडिटर को आरओसी में एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ADT1। कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है? विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर बीइंग अपॉइंटेड। एंड ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको ऑडिटर से एक कंसेंट लेटर लेना पड़ता है जिसमें ऑडिटर हैव टू कंफर्म दैट ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी गेटिंग अपॉइंटेड ऑडिटर। फर्दर उसके ऊपर वो लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट, कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है एक पर्सन की फॉर बिकमिंग एन ऑडिटर? 20। एंड अगर आप 20 कंपनी के ऑलरेडी ऑडिटर हो तो आप उससे ऊपर कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उनका आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा एंड दैट अपॉइंटमेंट दैट ऑफर लेटर और दैट कंसेंट लेटर हैव टू स्पेसिफाई दैट दे आर विलिंग एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई भी
कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है विच मेक्स देम डिसक्वालीफाइड फ्रॉम गेटिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना है तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो फर्स्ट ऑडिटर हैव टू बी अपॉइंटेड कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड कौन अपॉइंट करेगा? CAG अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगर बोर्ड 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाता देन शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे इन EGM इन नेक्स्ट 60 डेज। एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को एवरी ईयर CAG अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर? विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड वो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक ऑडिटर रहेगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट AGM टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। क्लियर? अब यहाँ पे अपने को दो डायग्राम बनाना है, एक नॉर्मल कंपनी का, एक गवर्नमेंट कंपनी का। क्लियर? नाउ कॉपी दिस डायग्राम। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर में भी दो क्लास ऑफ कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड गवर्नमेंट कंपनी। अब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे कितने दिन के अंदर? इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर। अगर इनकॉर्पोरेशन 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो क्या किया जाएगा? तो मेंबर अपॉइंट करेंगे EGM में कितने दिन के अंदर? इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर। और वो पर्सन कब तक ऑडिटर रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर? इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर। अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। अगर बोर्ड नहीं कर पाए तो EGM में मेंबर अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। और वो पर्सन कहाँ तक ऑडिटर रहेगा? फर्स्ट AGM तक। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में नाउ मेंबर अपॉइंट करेंगे EGM में, और वो ऑडिटर कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM अंटिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। क्लियर? एंड देन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? CAG अपॉइंट करेगा, कहाँ से लेके 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड वो ऑडिटर कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा? अंटिल द नेक्स्ट AGM। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में इट इज AGM टू AGM। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। अभी कहाँ लिखना है समझा आपको? नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू कॉपी ऑन page 25-26. Copy this part. This much part being copied. Now copy this part. So I believe this part being done. Now copy this part and copy fast. Now what is further being said? अब देखो यहाँ पे मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। नाउ सी दिस थिंग। अब क्वेश्चन है कि किन कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे एप्लीकेबल नहीं है? OPC पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। नाउ व्हेन आई से लिस्टेड कंपनी इट इंक्लूड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी दोनों। देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है। एंड ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल बिलो द लिमिट है तो लगा। लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से कम है, लेकिन अगर उन्होंने बैंक से बोरोइंग किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग किया है, पब्लिक डिपॉजिट लिया है कितना? ऑफ 50 करोड़ और मोर, तो उन कंपनी में आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर तो आप ऑडिटर्स को कितने साल के लिए अपॉइंट करोगे? 5 ईयर्स के लिए। एंड देन देयर विल बी अ रोटेशन फॉर 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। एंड देन उसके बाद वो पर्सन ऑडिटर बन सकता है। अगर हम लोग फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका 5 ईयर्स का 2 टर्म हो सकता है। एंड देन उसके बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। क्लियर? कॉपी दिस डायग्राम। So this part is clear. Now with respect to the rotation of auditor, अगर इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम कितने टर्म का हो सकता है? 1 टर्म का हो सकता है ऑफ 5 consecutive years। अगर फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं ऑफ 5 consecutive years। और उसके बाद कितने पीरियड का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा? 5 ईयर्स का। एंड
यहाँ पे अगर मान लो मैं एक फर्म ए का पार्टनर हूँ, मेरी फर्म का 10 साल हो गया, अब मैं ही दूसरी फर्म का पार्टनर हूँ, तो दूसरी फर्म अनदर 10 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। नाउ अब देखिए, नाउ रोटेशन ऑफ ऑडिटर के अलावा अगर सी ऑडिट फर्म का रोटेशन होता है तो वहाँ पे कंपनी अगर चाहे तो, अगर मेंबर्स कंपनी चाहे तो वो ऑडिटिंग पार्टनर उसकी टीम का भी रोटेशन करा सकते हैं। यहाँ पे या तो मोर देन वन ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये दोनों डिसीजन कौन लेगा? बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। फर्दर क्या दिया हुआ है? नाउ अब रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, तो अगर रिटायरिंग ऑडिटर सी ऑडिटर का रिटायरमेंट कहाँ होता है? एजीएम में। तो अगर कंपनी चाहे तो उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकता है, एक्सेप्ट कब अपॉइंट नहीं करेगा? अगर वो एलिजिबल नहीं है, या तो उसने अनविलिंगनेस दिखाया कि उसको ऑडिटर नहीं बनना है, या तो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है दैट दे आर अपॉइंटिंग समबडी एल्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब यहाँ पे अगर एजीएम में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तो रिटायरिंग ऑडिटर ही ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कैजुअल वैकेंसी, अगर अगर गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी है तो अगर उसमें कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? 30 डेज़ के अंदर उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे, एंड देन मेंबर्स नीड टू अपॉइंट द ऑडिटर कितने दिन के अंदर? विद इन 3 months बाय होल्डिंग द जनरल मीटिंग। एंड वो ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहेगा? टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। और अगर कंपनी इस गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वहाँ पे सीएजी को कैजुअल वैकेंसी फिल करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर। अगर कैजुअल वैकेंसी सीएजी ने फिल नहीं किया तो बोर्ड हैव टू फिल द कैजुअल वैकेंसी कितने दिन के अंदर? नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। क्लियर? एंड यहाँ पे अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो कैजुअल वैकेंसी फिल करते समय ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। नाउ कॉपी दिस पार्ट। तो यहाँ पे कंपनी हुज अकाउंट्स आर ऑडिट बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएजी, मतलब हम लोग कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी की। एंड अदर कंपनी, तो कैजुअल वैकेंसी को सीएजी फिल करेगा 30 डेज़ के अंदर। अगर सीएजी फिल नहीं कर पाता तो बोर्ड फिल करेगा नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। अदर कंपनीज में बोर्ड फिल करेगा 30 डेज़ के अंदर। और अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू हुआ है तो बोर्ड जो अपॉइंट करेगा उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। एंड यहाँ पे जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? नेक्स्ट एजीएम तक। कॉपी दिस डायग्राम प्लीज। नाउ अब यहाँ पे, नाउ दिस इज वेयर द कंप्लीट समरी बिंग गिवन कि फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट कंपनी में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, स्पेसिफाइड कंपनी में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है? इन कैजुअल वैकेंसी। ऑल द थिंग्स सेम थिंग विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब यहाँ पे अगर कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। दैट इज अंडर सेक्शन 115 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि हमने जनरल मीटिंग में पढ़ा है। यहाँ पे आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एंड देन मेंबर विल डिसाइड टू अपॉइंट द पर्सन एज ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द रिजोल्यूशन। ना ये किसको दिया जाएगा? ये हम लोग कब दे रहे हैं? पहला, अपॉइंटिंग अ पर्सन एज ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। एंड जहाँ पे हम लोग रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर द स्पेशल नोटिस नीड टू बी गिवन। अब कंपनी क्या करेगा? जब स्पेशल नोटिस देगा तो स्पेशल नोटिस की कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर रिटायरिंग ऑडिटर कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है तो वो रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को दिया जाएगा। एंड देन कंपनी यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई करेगा कि हम लोग रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। अब अगर रिप्रेजेंटेशन जो रिटायरिंग ऑडिटर ने दिया है अगर वो डिफेमेटरी है, डिरोगेटरी है, तो कंपनी वो रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट नहीं करेगा। नाउ देन ऑडिटर का जो रिप्रेजेंटेशन है
उसको रीड आउट नहीं किया जाएगा अगर एनसीएलटी परमिशन देता है तो। और अगर ऑडिटर का जो रिप्रेजेंटेशन आया है अगर वो कंपनी को लेट मिलता है तो ऑडिटर उस रिप्रेजेंटेशन को अगर मेंबर को फॉरवर्ड नहीं किया है तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या किया जाएगा, जनरल मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा एंड इसको आरओसी में फाइल किया जाएगा। अब ये जो है ना, नाउ दिस एंटायर डायग्राम इज पर्टेनिंग टू स्पेशल नोटिस। इसमें आपको ये पूरा बॉक्स भी बनाना है, ब्लू वाला बॉक्स भी बनाना है। कॉपी दिस पार्ट, so I believe this part being copied। now copy this part, now this much part being copied, now copy this part। now अब देखो, नाउ अगर रिमूवल ऑफ ऑडिटर करना है तो अगर कंपनी को ऑडिटर को रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको ADT2 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन एंड देन अप्रूवल मिलने के बाद आपको जनरल मीटिंग करना पड़ेगा एंड कंपनी हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अगर रिमूवल करना है तो कंपनी को कंसर्न ऑडिटर को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऑडिटर ने खुद रिज़ाइन कर दिया है तो फॉर्म ADT3 फाइल किया जाएगा कितने दिन के अंदर, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ADT3 ROC एंड कंपनी में फाइल किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ADT3 फाइल किया जाएगा 30 डेज़ के अंदर ROC, कंपनी एंड CAG को। क्लियर? नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन डिसाइड करेगा? सो मेंबर्स जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे एंड देन मेंबर विल ऑथराइज द बोर्ड टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड देयर समथिंग कॉल्ड प्रोहिबिटेड सर्विसेज। तो 144 में जो सर्विसेज दिए हैं दे आर टू बी कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, विच इंक्लूड बुक कीपिंग, विच इंक्लूड इंटरनल ऑडिट, एक्यूरल सर्विसेज, management services, financial services, banking services, advisory services. So these services auditor cannot provide, and if they provide then they will be disqualified from getting appointed as an auditor. Clear? Always remember section 146 में अगर कंपनी जनरल मीटिंग में AGM में ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ऑडिटर को भी नोटिस दिया जाता है एंड देन ऑडिटर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उसको AGM अटेंड करना पड़ेगा unless he has been exempted। और अगर ऑडिटर खुद नहीं आ सकता then they have to authorize person who can attend the AGM and जिस person को authorize करेगा that person should also be qualified to become the auditor of the company। Clear? Now branch audit में as we have discussed कि जो कंपनी का जो ब्रांच होगा that accounts also need to be audited by the company auditor, या तो कोई भी person who has been qualified to become the auditor of the company, और अगर foreign branch है then that person who is qualified to be appointed एज पर द लॉज ऑफ द ओवरसीज कंट्री। एंड ब्रांच ऑडिट की जो कॉपी है वो कंपनी के पास सबमिट किया जाएगा एंड दैट हैव टू बी अटैच एंड अलाइंड विद द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? लास्ट थिंग इज नाउ दिस इज योर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर फ्रॉड की वैल्यू देखो, अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया एंड इफ दे कम टू द नॉलेज दैट देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल्स में फ्रॉड है तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा। अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ और मोर है तो बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन 2 डेज़ के अंदर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उस पर अपना रिप्लाई देंगे 45 डेज़ के अंदर एंड जब वो रिप्लाई मिल जाएगा तो ऑडिटर जो है वो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ADT4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। और अगर कोई रिप्लाई नहीं मिला तो 45 डेज़ ख़त्म होने के बाद ऑडिटर नेक्स्ट 15 डेज़ में अपना जो रिपोर्ट है प्लस ये स्टेटमेंट की बोर्ड से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा ADT4 में 15 डेज़ के अंदर। अगर फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ से कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। आप क्या करोगे, आपको ADT4 फाइल नहीं करना है, आप बोर्ड को इन्फॉर्म करोगे 2 दिन के अंदर
एंड यहाँ पे जो भी फ्रॉड में जो रिप्लाई आया है बोर्ड को उसके ऊपर अपना रिप्लाई देना पड़ेगा, प्लस उसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी कवर करना पड़ेगा। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। चलो यहाँ तक क्लियर। नाउ सी दिस थिंग, अब यहाँ पे नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट नाउ, अच्छा अब यहाँ पे किन कंपनीज को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा? तो लिस्टेड कंपनी को, इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या तो टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है, या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है मोर देन 100 करोड़ का, या तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है, तो उनको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। या तो प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है, या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है मोर देन 100 करोड़ का, देन दे हैव टू गेट द इंटरनल ऑडिट। एंड हु कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर? तो इट कैन बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या एनी अदर प्रोफेशनल जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। ना दैट पर्सन कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे अगर कोई पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं भी है, वो पर्सन भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। क्लियर? सो नाउ सी दिस थिंग, तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, now this is where the listed company, second unlisted public company जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है, बोरोइंग मोर देन 100 करोड़ है, एंड डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर है। क्लियर? प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है एंड बोरोइंग मोर देन 100 करोड़ है, दैट कंपनी नीड टू हैव इंटरनल ऑडिट। एंड हु कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर? सीए, सीएमए या एनी अदर प्रोफेशनल जिसको अपॉइंट किया है। एंड इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो इसके ऊपर केस स्टडी आता है कि क्या कंपनी का ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर हो सकता है? हो सकता है। क्लियर? डन? तो इतना कर लेना। सो दिस मच इफ यू हैव डन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर। क्लियर? सो विद दिस योर अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर रिविजन इज ओवर।